तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 और इसकी कविता नंबर 6। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान फसल। ये 2 भाग है इसके अंदर, दोनों की व्याख्या मैं आज आपको कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब हाँ, कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ आपको कि इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, व्याख्या सब कुछ लिखी हुई मिलेगी। साथ में वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख सकते हो पूरी बुक की, तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, जरूर से चेक करना। अब जो कविता है वो बहुत ईजी है, भाषा है खड़ी बोली। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मैं स्टार्टिंग से जो है वीडियोस के अंदर बताता आ रहा हूँ। जीवन परीक्षा पढ़ो, आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा भाषा कौन सी मिलेगी आपको। सिर्फ लेखक बता देगा आपको। कौन बताएगा? लेखक। नागार्जुन इसके लेखक हैं, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, निधन हुआ 1998 में। अब इस टाइम पे जो लेखक थे ना, उन्होंने जो है पुरानी जो भाषा थी, जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनकी जो भाषा शैली थी वो बहुत पुरानी थी, जो कि ब्रज भाषा थी। अब इन लोगों को हिंदी चलने लगी, स्टार्टिंग आ गई थी हिंदी की सही से। तो इस टाइम पे जो है आपको खड़ी बोली भाषा का देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो कविताएं हैं, 90% जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में मिलेगी। जो लेखक का जन्म जो है 1900 के बाद हुआ है, ज़्यादातर वो खड़ी बोली में आपको मिल सकती हैं, और ये भी खड़ी बोली भाषा में है। अब यहाँ पे देखो, आप ये पढ़ सकते हो पैरा। यहाँ पे जो है इसके पूरी कविता को ऑलमोस्ट जो है एक शॉर्ट समरी टाइप दे रखी है, जरूर से पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। यहाँ पे वैसे आपको पता लग भी जाएगा, जब व्याख्या करेंगे उससे भी पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आती है व्याख्या हमारी। यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान, देखो एक बच्चा होता है छोटा सा, उसको जब दांत आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे दांत निकल के आ जाते हैं, और जब वो मुस्कुराता है बहुत ही प्यारा लगता है, तो उस मुस्कान की यहाँ पे बात हो रही है। यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मतलब बच्चे के जब नए नए दांत आते हैं उसको दंतुरित बोला गया है यहाँ पे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, इस पोएम की जो व्याख्या अगर आप करोगे ना, और मैं गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल कुछ भी मत बोलना, मतलब व्याख्या को पढ़ना भी मत, फिर भी आप इसका 99% समझ लोगे क्या बोलना चाह रहे लेखक आपको। कोई हिडन मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा स्पष्ट बात कही गई है। देखो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये जो दांतों वाली मुस्कान है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, मुझे पसंद आ रही है, मृतक में भी डाल दे जान। और तुम्हारी ये जो मुस्कान है ये इतनी प्यारी है कि अगर कोई आदमी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, तो उसके अंदर भी जो है जान डाल देगी, उसको भी जिंदा कर देगी। मतलब बहुत ही ज्यादा आनंदमयी मुझे ये तुम्हारी मुस्कान लग रही है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा गात का मतलब शरीर, तुम्हारा ये जो शरीर है धूल मिट्टी, धूली धूसर होता है धूल मिट्टी, तो धूल मिट्टी से सना हुआ है तुम्हारा ये शरीर, और मतलब उसके अंदर जो मुस्कान है वो खूबसूरत लग रही है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात होते हैं कमल के फूल। तो यहाँ पे बोल रहा है लेखक कि छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर, जैसे आपको पता है ये बात कि कमल के जो फूल है वो तालाब में खिलते हैं, तो ये बोल रहा है कि जो कमल के फूल है ना वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। मतलब तुम जो है कमल का फूल अपने बच्चे को बता रहा है, और तुम यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो, जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही तुम प्यारे लग रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पे कठिन पाषाण मतलब कि एक पत्थर जो होता है, मजबूत पत्थर, तुम्हारा पर्स होता है स्पर्श, ठीक है ना, मतलब टच करना, ठीक है। तो टच करने से तुम्हारा जो है ना कोई मजबूत कठिन पत्थर भी जो है वो भी क्या बन जाएगा, पिघल कर वो भी जल बन जाएगा। यानी कि तुम्हें देखकर किसी को भी, अगर तुम किसी को टच करते हो, कोई मतलब ऐसा रूढ़ी से स्वभाव का व्यक्ति है कि हाँ बोलना चलना जिसको अच्छा नहीं लगता, वो भी तुम्हारा स्पर्श पाकर बहुत ही खुश हो जाएगा, वो भी पिघल जाएगा तुम्हारे इस चेहरे को देखकर, तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर। और ये देखो, ये बना रखा है डायग्राम, ये रहा बच्चा, ये शायद नागार्जुन है, और ये इसकी पत्नी। चलो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार,
यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखो आसान सा ये भी, छू गया तुमसे कि झरने लगे से फालिका के फूल। तुमने जैसे स्पर्श किया, वहां पे पीछे बोला था ना कि तुम्हारे टच से जो है, मतलब जैसे तुमने स्पर्श किया तो कठिन पत्थर भी जो है पानी बन जाएगा। तो उसके जो है ना, तुम्हारे छू लेने से, सिर्फ छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, कि जब जैसे तुमने छुआ तो ऐसा लगा जैसे शेफालिका के जो है फूल झरने लगे। बांस था कि बबूल, कि वो बांस हो या फिर बबूल हो, आपको देखो आइडिया अब ऐसे लगेगा, बबूल को होते हैं कांटे, बांस भी मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब कठिन होता है वो भी। और उसमें से बोल रहे कोमल, शेफालिका के फूल जो है ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कोमल फूल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वो जो है तुम्हारे जो है यहाँ पे से छू लेने से मात्र कि वहां से फूल झरने लग गए हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। देखो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि तुम मेरे को जो है ना पहचान नहीं पाए हो, मुझे जानते नहीं हो अभी, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और मैं तुमसे शायद मिला नहीं हूँ। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या बोल रहा है, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए हुए, कि क्या तुम मुझे बस ऐसे ही घूरते रहोगे या फिर देखते रहोगे, बस बिना पलक झपकाए हुए देखते रहोगे। थक गए हो, मुझे लगता है तुम थक गए हो ये देखते देखते। आंख लूँ मैं फिर, मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, मैं ही अपने आप को जो है तुमसे थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ताकि तुम जो है मुस्कुरा सको फिर से। जैसे होता है ना, कोई आ जाता है अनजान सा व्यक्ति तो वो बच्चा रोने लगता है, अब ये बच्चा तो रो नहीं रहा, मुस्कुरा रहा है। और साथ में उस बंदे को, जो मतलब उसका पिता है जो कि नागार्जुन, तो उसको भी घूर घूर के देख रहा है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, की पहली बार तुम मुझे पहचान नहीं पाई, क्योंकि अब पिता तो वहां रहता नहीं था, तो पहली बार में जो है वो बच्चा उसको नहीं पहचान पाया। कोई बात नहीं, बच्चा है यार तू, अभी तो बड़ा होगा, पहचान लेगा अपने आप ही। तुम्हारी यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग देखो, कि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, क्योंकि माँ की वजह से ही, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसी से तो बच्चा आया है ना। तो अगर तुम्हारी माँ जो है ना माध्यम नहीं बनी होती, तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में नहीं आई होती, तो ना तो मैं तुम्हें जान पाता, ना ही तुम्हें देख पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मैं तुम्हारी जो है ये दंतुरित मुस्कान को जान नहीं पाता, देख भी नहीं पाता, ये प्यारी सी मुस्कान को। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चीर प्रवासी मैं इतर, मैं ही यहाँ पे जो है प्रवासी, प्रवासी पता है ना क्या होते हैं, जो मतलब मेहमान बोल सकते हो आप एक तरीके से, बाहर से आया हुआ व्यक्ति। तो मैं ही यहाँ पे अन्य हूँ, कोई और हूँ जिसको तुम पहचान भी नहीं पा रहे हो। मैं बाहर का हूँ, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारी माँ भी प्यारी है, लेकिन मैं तुम्हें जो है अभी बाहर का लग रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, ये जो अतिथि आया हुआ है इससे प्रिय तुम्हारा जो है क्या संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, माँ की जो उंगलियां है वो मधुपर्क होता है, जो भोजन पालन पोषण जो करती है वो माँ ही कराती है उसको। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी होता है तिरछी निगाह से, कि तुम जो है ना मेरे को तिरछी तिरछी निगाह से, जैसे साइड में बैठ जाता है कोई आके, मेहमान बैठ गया और बच्चा क्या होता है साइड में से टेढ़ा टेढ़ा सा देखता रहेगा उसको, वैसे जो है कनखी मार के वो जो है बच्चा उसको देख रहा है। और होती जबकि आंखें चार, और जबकि जो है ना तुम्हारी आंखें चार होती है, सामने भी देख रहे होते हैं, साइड में भी, मतलब क्या हाल चाल चल रहे हैं, चारों तरफ जो है नजरें दौड़ा रहे होते हो तुम। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी जो छविमान होता है बहुत ही प्यारी सुंदर, ठीक है तुम्हारी, और उस समय जो है तुम मुस्कुरा रहे होते हो, तुम्हारी जो ये मुस्कान है ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही होती है। ठीक है, बहुत आसान सी व्याख्या थी, कुछ ज़्यादा था नहीं कि क्या है क्या नहीं, ऐसा डिफिकल्ट चीज़ें कुछ है नहीं इसमें। अब ये देखो फसल तो उससे भी ईजी है, ऊपर वाली तो थी ईजी, ये उससे भी ईजी है। नागार्जुन की यही खासियत है, बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं दूसरी कविता जिसका नाम है फसल। एक के नहीं दो के नहीं, फसल के बारे में वैसे पता है ना क्या होती है फसल, खेत में जो है बहुत सारे पौधे उगाते हैं हम, तो उसको फसल बोलते हैं, एक ही कैटेगरी के जिससे हम अपना पालन पोषण करते हैं। अब ये जो फसल है ये उगाई कैसे जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है लेखक ने। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है, ये जो फसल है ना
ये एक के नहीं, दो के नहीं, एक के लिए नहीं, एक के बस की चीज नहीं है, दो के बस की चीज नहीं है। ये जो है ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब बहुत सारी नदियों से जो पानी आता है उससे जो है फसल पैदा होती है। वैसे ही जो है बहुत सारे लोग, एक के नहीं, दो के नहीं, बहुत सारे लोग, लाखों लाखों कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, बहुत सारे लोग जो है इस पे मेहनत करते हैं, इसको टच करते हैं और उसके बाद में जो है ये निकल के आती है। मतलब परिश्रम की जाती है फसल उगाने के लिए, बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये एक दो के बस की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, और बहुत सारे खेतों में, ऐसा नहीं है कि छोटे से इलाके में उगती है फसल, बहुत बड़े इलाके में उगाई जाती है। हजारों हजारों खेतों में के मिट्टी के जो है गुण उसके अंदर आ जाते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। अब यहाँ पे देखो, फीलिंग लो, बिल्कुल इजी है। फसल क्या है? अब लेखक पूछता है कि फसल है क्या आखिरकार। तो फसल क्या है? फसल बोलता है वो कि वो नदियों के पानी का जादू है। यानी कि बहुत सारी नदियों का जो पानी है उसका जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है वो। यानी कि जो हाथों से हम मेहनत करते हैं उसके जो स्पर्श की महिमा है वो। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण, यानी कि जो मिट्टी की कैटेगरी होती है ना अलग अलग, तो वो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है, भूरी काली संदली जो भी मिट्टी है, उसके सारे गुण उसके अंदर हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का। क्या है? रूपांतर है। रूपांतर होता है परिवर्तन, बदल जाती है वो, सूरज की किरणों से वो फसल बनती है, बदल जाती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ मतलब इकट्ठा हो जाता है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और अलग अलग प्रकार की जो हवाएं उसमें से निकली है वो सब का जो है मिश्रण है। मतलब फसल यहाँ पे लेखक ने जो बताया है वो क्या है, आप समझ ही गए हो। नदियों ने उसके ऊपर काम किया, इंसानों ने काम किया, मिट्टी ने उसके ऊपर काम किया, सूर्य ने, हवा ने, ये सारी चीजें अपनी अपनी मेहनत लगाती है बहुत सारी, और उसके बाद में कुल मिला के जो है आपको फसल देखने को मिलती है, जो कि बहुत बहुत बड़े इलाके में उगाई जाती है। तो ये थी आपकी फसल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है बोनस टिप बोल सकते हो कि यहाँ पे से क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखो पहली जो कविता है, बच्चों की यह दंतुरित मुस्कान, इसमें से तो देखो अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर कर लेना इनफ है, इसमें से ही आते हैं। स्टार्टिंग के 3 प्रश्न कर लो ये वाले, तो इनमें से ही आते हैं। और हाँ, फसल वाले में रही बात फसल की, तो फसल का इसके अंदर है कुछ, हाँ फसल का है। देखो फसल वाले में से पहला प्रश्न आता है, कवि के अनुसार फसल क्या है। ये सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है इसमें से, फसल वाले पोर्शन में से। और इसका भी जो है ऊपर के 3 प्रश्न ये कर लेना इनफ है। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेयर मिलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम के टाइम पे आप देख रहे हो वीडियो तो काम आएंगे आपके। चलो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी थी, वैसे भी ईजी थी। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट दूं आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।